BA सेम। आज हम देखेंगे इमानुएल दुर्कheim का श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत जो इमानुएल दुर्कheim का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे उन्होंने अपनी कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में प्रस्तुत किया है वर्ष 1893 में। तो हम देख लेते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है? किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले श्रम को यदि एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है, कोई कार्य है, उस कार्य को यदि हम एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित कर दें तो वो क्या कहलाया जाएगा? श्रम विभाजन कहलाया जाएगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक जींस ले लेते हैं, एक जींस पैंट। उस जींस पैंट को काटने वाला अलग रहेगा, उसे सिलने वाला अलग रहेगा, उस पर एम्ब्रॉयडरी करने वाला अलग रहेगा। ये हो गया विभाजन। यही क्या कहलाया जाएगा? श्रम विभाजन। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्षेत्र क्या होगा। तो जिसमें सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र जिसमें विभाजित किया जाता है श्रम हमारी जाति और हमारी वर्ण इनके आधार पर। उसके पश्चात आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर औद्योगिकरण को महत्व दिया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पर कई नेता विभाजित किए जाते हैं, जैसे ग्राम में, फिर उसके पश्चात तहसील स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर उसके पश्चात राज्य स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे। इस प्रकार कार्यों का विभाजन कई नेताओं में कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं श्रम विभाजन के कारण। तो ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण हमें कार्य को विभाजित करना पड़ा या श्रम का विभाजन करना पड़ा? जिसमें सर्वप्रथम है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जो संसाधन चाहिए थे, उन संसाधनों का या वस्तुओं का निर्माण करना एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं था। और एक व्यक्ति के नियंत्रण में न होने से क्या होने लगा कि हम उन वस्तुओं की प्राप्ति आसानी से नहीं कर सके, इसलिए यह विभाजन किया गया। उसके पश्चात जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एक शब्द है नैतिक। नैतिक मतलब सामूहिक। अब हमारी आवश्यकताएं सामूहिक रूप से एक जैसी होने लगी, इसलिए भी क्या हो गया? श्रम विभाजन होना प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात हम देखते हैं आदिम एवं औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं कि भाई क्या कारण थे जिनसे समाज में श्रम विभाजन किया जाने लगा। तो हम एक चीज देखते हैं, आदिम और औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं। तो आदिम समाज में हमारी आवश्यकताएं क्या थी? बस हमें अपना भरण पोषण करना है, जिसके लिए हम शिकार करते थे। परंतु औद्योगिक समाज में हमारी क्या आवश्यकताएं है? हमें हमारा भरण पोषण भी करना है, अच्छी शिक्षा भी हासिल करना है, धन का संचय भी करना है और अच्छे स्टाइलिश भी रहना है। तो ये एक कारण क्या था समाज में श्रम विभाजन का। फिर उसके पश्चात हम अगला कारण देखते हैं, तो सामूहिक चेतना का ह्रास। सामूहिक चेतना का ह्रास। पहले क्या होता था कि हम सभी मिलकर रहते थे, मिलकर कार्य करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को महत्व देते थे। पर अब क्या हो गया? यहाँ पर सामूहिक चेतना का ह्रास होने लग गया, सामूहिक चेतना का पतन होने लग गया, व्यक्ति स्वयं को महत्व देने लग गया। यहाँ पर व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ? श्रम का विभाजन होने लगा। उसके पश्चात वंशानुगतता का घटता प्रभाव। वंशानुगतता का घटता प्रभाव, जिसमें क्या हुआ? किसी कार्य को किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था, उसके पश्चात उसके पुत्र द्वारा, उसके पश्चात उसके पुत्र द्वारा, अर्थात उस कार्य को वही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रहा था। परंतु अब यहाँ क्या हुआ कि कार्य में नीरसता या उबास के कारण वह कार्य करना बंद हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? श्रम का विभाजन हुआ। अब हम देखते हैं श्रम विभाजन के परिणाम। समाज में श्रम का विभाजन होने के क्या परिणाम हुए? जिसमें सर्वप्रथम है कार्य का विशेषीकरण। समाज में श्रम का विभाजन हुआ। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जिसे जो कार्य पसंद था उस कार्य को करने लग गया। इससे क्या हुआ कि यदि मुझे कोई कार्य पसंद है और मैं उस कार्य को करने लगूं,
कार्य पसंद है, मेरी इच्छा है, मैं उसे करूँगा, तो क्या होगा, उस कार्य का विशेषीकरण होगा, मैं उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, कार्य का विशेषीकरण। और यदि मुझे कोई कार्य पसंद नहीं है, फिर भी मुझे परंपरागत तरीके से करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसे नीरसता से करूँगा, तो वो कार्य अच्छे से हो पाएगा क्या, नहीं। तो क्या हुआ, कार्य का विशेषीकरण हुआ, क्योंकि मैं यह कार्य अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। उसके पश्चात सभ्यता का विकास हुआ। दिख रहा है सभ्यता का विकास, कई हमें संसाधन मिले, कई सहूलतें भी बढ़ती गई, कई सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि हुई। तो ये क्या है, सभ्यता का विकास होने लग गया। किससे हुई, समाज में श्रम विभाजन से। और जिसका परिणाम क्या है, हम आधुनिक समाज में आज परिवर्तित हुए, या फिर हम आज जो आधुनिक समाज देख रहे हैं, ये क्या है, सभ्यता के विकास में ही। अगला है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति, श्रम विभाजन के कारण क्या हुआ, समाज में कई व्यवसाय स्थापित हुए और हर एक व्यवसाय का और एक व्यक्ति विशेषज्ञ होने लगा। कोई किसी व्यवसाय का विशेषज्ञ हुआ, कोई किसी व्यवसाय का विशेषज्ञ हुआ, कोई किसी व्यवसाय का विशेषज्ञ हुआ। और इससे क्या हुआ, हर क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए और जो किसमें सहायक हुए, सामाजिक प्रगति में सहायक हुए। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। तो समाज में श्रम विभाजन से सामाजिक और व्यक्तिगत परिवर्तन भी हुए। जैसे सामाजिक परिवर्तन की जो गति थी, वह गति में वृद्धि हुई। व्यक्ति समाज का अंग है, इसलिए क्या होने लगा, समाज का व्यक्ति समाज का अंग है, इसलिए व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लग गया, जिससे क्या हुआ, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। अगला है नवीन समूह की उत्पत्ति एवं आत्मनिर्भरता। समाज में श्रम का विभाजन हुआ, एक श्रम को करने वाले लोगों के ग्रुप बने, समूह बने, जिन्होंने अपने हितों को जाना। जैसे हम देखते हैं कारखाने, कंपनियों में मजदूरों के, श्रमिकों के या लेबर्स के ग्रुप बन जाते हैं, जो अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष करते हैं, और यह संघर्ष करने के कारण उनमें आत्मनिर्भरता भी बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं इमाम दुर्खिम की प्रसिद्ध कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1893 में। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ही दुर्खिम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। अब इस पुस्तक पे क्या था, उन चीज़ों को देख लेते हम। तो इसमें क्या दिया, किस चीज़ों का वर्णन किया है इमाम दुर्खिम ने, श्रम विभाजन का नवीन नैतिक महत्व, कारण एवं दशाएं। समाज में जो श्रम विभाजन हो रहा है, उसका नैतिक महत्व क्या है, नैतिक महत्व अर्थात मिलजुल कर कार्य करने से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, उसके क्या कारण थे और क्या स्थितियाँ थी, यह दुर्खिम ने प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में प्रस्तुत किया है। साथ ही श्रम विभाजन के प्रकार, कौन सा कार्य किसे करना है, कौन व्यक्ति किस कार्य को चुनेगा, उसके पश्चात सामाजिक एकता के विभिन्न प्रारूप, स्रोत और उनके परिणाम, उसके पश्चात श्रम विभाजन के असामान्य रूप, इन सब बातों का उल्लेख इमाम दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है, जो पब्लिश हुई है 1893 में। तो ये था इमाम दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। अब इस श्रम विभाजन के सिद्धांत की हम आलोचना देख लेते हैं, जिसमें पीए सोरोकिन और आर.के. मर्टन इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि दुर्खिम ने इस सिद्धांत में समाज को सर्वोपरि माना है, जो उनके अतिवादी दृष्टिकोण को बताता है। याची बांस कहते हैं, यह समाजशास्त्रीय होने की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है, क्योंकि दुर्खिम ने श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या का आकार एवं घनत्व में वृद्धि को बताया, जबकि दुर्खिम स्वयं ही कहते हैं कि सामाजिक घटना का कारण हमें सामाजिक परिवेश में ढूंढना चाहिए, अतः यह समाजशास्त्रीय नहीं है। ये कुछ आलोचनाएं थी जो दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के लिए की गई है। तो ये था आपका आज का BA 5th सेम के लिए समाज में श्रम विभाजन।